नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 11 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे शुरू में आपको बता देते हैं आज का हमारा सेशन किस टाइप से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमपी एग्जाम से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स और नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स था उसका एक बार क्विक रिविजन करेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने। रवि विजय कुमार मलिमठ, मोहम्मद रफ़ीक, एम हिदायतुल्लाह या सरोजनी सक्सेना। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है रवि विजय कुमार मलिमठ को हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश आपका नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की 100% संभावना इसकी जो है आपकी बनती है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियाँ। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी बात की कि जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है या स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उसका जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद भी बता देते हैं और किस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं और ये वाला जो आपका पॉलिटी वाला पोर्शन है यहाँ से आपका कवर हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का आपका वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद 214 से 237 तक जो है राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। वही जो अनुच्छेद 214 है उसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय आपका होगा। तो 214 में यह आपका कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी कि जितने भी राज्य है भारत में सभी के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि सर हमने ऐसा देखने में आता है कि दो राज्यों का या दो से अधिक राज्यों का एक यहाँ पर उच्च न्यायालय होता है। तो उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में आपका किया गया है। तो उसका जो अनुच्छेद है 231। तो अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद 231 है उसके अनुसार संसद द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय जो है आपका स्थापित किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया तो अनुच्छेद 214 में देखने को मिलेगा। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय जो है आपका गठित किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो उल्लेख है अनुच्छेद 231 में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 215 यह कहता है कि उच्च न्यायालय जो है आपका एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि इसके द्वारा जो भी आपके निर्णय दिए जाते हैं उनको आधार बनाकर इसके जो निचली अदालतें हैं वह जो है आपके फैसला सुना सकती है या अन्य उच्च न्यायालय इसको जो है अभिलेख न्यायालय मानकर जो है अपने फैसले सुना सकती है। 216 में यह बताया गया था कि उच्च न्यायालय का जो गठन है किस प्रकार होगा, यानी कि इसका गठन कौन करेगा, साथ ही इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या जो है यहाँ पर तय की जाती है। साथ ही जो अनुच्छेद 217 है उसमें यह बताया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें है। तो देखिए हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख आपको मिलता है। तो अनुच्छेद 214 से 237 तक आपको मिलेगा। 214 जो है उसमें राज्य के लिए उच्च न्यायालय आपका होगा। 215 में उच्च न्यायालय को जो है अभिलेख न्यायालय आपका बताया गया। 216 में उच्च न्यायालय को गठन की बात की गई। 217 में इनके जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। साथ ही अनुच्छेद 231 में संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट आपका गठित कर सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कोई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात आई है तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो हमारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना आपकी कब होती है। तो वर्ष 1956 में आपकी इसकी स्थापना होती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। तो आपका जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ है। तो हमारा जवाब होगा हाँ है। कितनी खंडपीठ है आपकी, दो है। कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो पहली आपकी इंदौर में स्थित है और दूसरी जो है आपकी ग्वालियर में स्थित है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि
कि क्या तीसरी भी प्रस्तावित है, तो हमारा आंसर बनेगा हाँ, तीसरी भी प्रस्तावित है। लेकिन कहाँ पर प्रस्तावित है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रस्तावित है। तो देखिए यहाँ पर यह कुछ प्रमुख फैक्ट आपको बता दिए, कुछ और यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के या मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपके एम हिदायतुल्ला जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी मध्य प्रदेश की, तो सरोजनी सक्सेना जो है, सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश के प्रथम महिला न्यायाधीश आपकी थी। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में, मुख्यालय जबलपुर में, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में, जो इनकी जो स्थापना है आपके वर्ष 1968 में की गई। तीसरी खंडपीठ आपकी भोपाल में प्रस्तावित है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, प्रथम महिला न्यायाधीश आपकी कौन थी, सरोजनी सक्सेना। और वर्तमान में जो मलिमठ जी आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको बता दी। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पंचम जनजातीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है। चार ऑप्शन है, भोपाल, रतलाम, जबलपुर या ग्वालियर। तो आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पंचम जनजातीय जो साहित्य महोत्सव है उसका उद्घाटन आपका किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी प्रमुख जानकारी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि आपका भोपाल में स्थित है, यहाँ पर पंचम जनजातीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन संग्रहालय के शेल कला भवन में विख्यात लोक गीतकार डॉक्टर महेंद्र मिश्र ने आपका किया था। तो कहाँ पर आयोजन हुआ इसका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। कब से कब तक आयोजन हुआ, तो 8 और 9 अक्टूबर 2021 को जो है इसका आपका आयोजन हुआ था। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसी के तहत जो है आपका इसका आयोजन हुआ था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि पंचम जनजातीय महोत्सव, जनजातीय साहित्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ या इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आपका हुआ। कौन से नंबर का संस्करण था या कौन सा था, तो 5वें नंबर का आपका जनजातीय साहित्य महोत्सव था। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी है। चलिए यहाँ पर बात आई है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की। तो देखिए इस संग्रहालय से जुड़े आपने कई बार अलग अलग सन भी देखे होंगे। एक 1977 आपको देखने को मिलता है, एक 1979 देखने को मिलता है और दूसरा आपको 1985 देखने को मिलता है। तो कई बार कंफ्यूजन हमारा हो जाता है कि सर इसकी स्थापना कब होती है, 1979 वाला वर्ष हमें क्यों दे रखा है और 1985 में क्या हुआ था। तो चलिए यहाँ पर एक एक सन को जो है डिटेल में आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। तो देखिए जो भारत सरकार है उसने एक स्वायत्त शासी संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड ने मार्च 1977 में नई दिल्ली में संस्कृति विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब होती है या इसने अपना कार्य कब प्रारंभ किया, तो 1977 में जो है नई दिल्ली में जो है यह अपना कार्य प्रारंभ करता है या संग्रहालय के द्वारा अपना कामकाज शुरू किया जाता है। लेकिन उस समय जो हमारा संस्कृति विभाग था केंद्र का, उसके अधीनस्थ एक कार्यालय के रूप में आपका कार्य कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसकी स्थापना कब होती, काम कब स्टार्ट किया, आंसर आएगा आपका मार्च 1977 में। अगला सन है 1979। तो 1979 के प्रारंभ में मध्य प्रदेश राज्य शासन से 200 एकड़ का परिसर आवंटित होने पर संस्थान भोपाल स्थानांतरित आपका कर दिया गया। यानी कि देखिए जब यह शुरू हुआ 1977 में, तो इसने कहाँ अपना कार्य प्रारंभ किया, दिल्ली में किया था। उसके बाद 1979 में जब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसका निर्माण के लिए जो है आपकी कुछ भूमि आवंटित कर दी गई जो कि आपकी 200 एकड़ थी, तो उसके बाद जो है यह जो है आपका कहाँ पर स्थानांतरित हो गया, यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो गया। तो 2 सन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। अब बात आती है मार्च 1985 में। तो मार्च 1985 में संग्रहालय यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दर्जा एक अधीनस्थ कार्यालय से स्वायत्त शासी संस्थान का किया गया तथा संग्रहालय के कार्यक्रमों और गतिविधियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण का दायित्व राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति को सौंपा गया।
तो 1977 में स्थापना होती है, लेकिन जो भारत सरकार का संस्कृति विभाग है उसके अधीनस्थ रहकर कार्य करता है। 1979 में भी उसके अधीनस्थ ही कार्य करता है, लेकिन इसका मुख्यालय या इसको जो है स्थानांतरित करके आपका भोपाल में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन वर्ष 1985 में रहता तो आपका भोपाल में है, लेकिन इसको जो अधीनस्थ कार्यालय था उससे हटाकर इसको आपका यहाँ पर स्वायत्त संस्था या स्वायत्त शासित संस्थान का जो है आपका दर्जा दे दिया गया। यानी कि अब यह किसी कार्यालय के अधीन रहकर आपका कार्य नहीं करेगा, यानी कि स्वतंत्र अपना कार्य करेगा। इसके जो भी निर्णय होंगे या अपने स्वतंत्र लेगा, और इसका जो नियंत्रण है और इसका जो है आपका इसका कामकाज करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए, साथ ही पर्यवेक्षण के लिए, यानी कि यह जो गतिविधियां करता है उसकी परीक्षा के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति का जो है आपका गठन कर दिया गया और उसको यह कार्य आपका सौंप दिया गया। तो 1977 में दिल्ली में इसकी स्थापना होती है, तब यह जो है आपका अधीनस्थ कार्यालय रहता है। 1979 में इसको भोपाल में स्थानांतरित किया जाता है, तब भी अधीनस्थ कार्यालय रहता है। 1985 में हमारा भोपाल में ही स्थापित रहता है, लेकिन इसको अधीनस्थ कार्यालय से आपका स्वायत्त शासी कार्यालय बना दिया जाता है। उसके बाद कालांतर में संग्रहालय के विस्तार केंद्र के रूप में दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र ने कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा आवंटित धरोहर भवन वेलिंगटन हाउस में मैसूर में अक्टूबर 2021 से आपका कार्य करना प्रारंभ किया। तो देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि जो हमारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, इसका दक्षिणी क्षेत्रीय जो केंद्र है वह आपका कहाँ पर स्थित है। तो यह कर्नाटक में स्थित मैसूर में जो है आपका स्थित है, और इस केंद्र के द्वारा जो है अपना कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो अक्टूबर 2001 से आपका प्रारंभ होता है। देखिए, इसमें अभी जो समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, थोड़ा टाइम आपका लग रहा होगा, सॉरी, लेकिन एक बार जब आपका यहाँ पर जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो सन आपको दिए हैं, एक तरफ आप सन लिखिएगा, सामने क्या क्या हुआ वह लिख लीजिएगा। इसके बाद जब भी क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से संबंधित है, कभी भी जो है आपका गलत नहीं होगा। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अमित यादव ने 40वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा पदक जीता है। चार ऑप्शन है, स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल, रजत यानी कि आपका सिल्वर मेडल, कांस्य यानी कि ब्रोंज मेडल, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बनता है इनके द्वारा कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल आपका जीता गया। इनका नाम है अमित यादव, और कहाँ पर इन्होंने जो है पदक जीता है, तो 40वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी जो प्रतियोगिता हमारी चल रही है वहां पर जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अमित यादव ने 40वीं सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक आपका जीता है। यह जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप आपकी तीरंदाजी की आयोजित हुई थी, इसमें मध्य प्रदेश ने कुल 2 आपके यहाँ पर गोल्ड मेडल, 2 जो है आपके सिल्वर मेडल और 4 जो है आपके यहाँ पर कांस्य पदक जीते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपके जो है इस चैंपियनशिप में जो हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा 8 मेडल आपके जीते गए हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि यह जो सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता है आपकी कहाँ पर आयोजित हो रही है, तो जमशेदपुर में आपकी आयोजित हो रही है। और जमशेदपुर आपका कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड में आपका स्थित है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी है। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देते हैं। बात आई है यहाँ पर मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आपकी जबलपुर में स्थित है। स्थापना इसके वर्ष 2013 में होती है। चूंकि यहाँ पर खेल की बात आई है, तो खेल से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य भी आपको यहाँ पर बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो यशोधरा राजे सिंधिया वर्तमान में मध्य प्रदेश की खेल मंत्री है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर जी जो है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति आपकी कब आई थी, तो 1989 में मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति आई थी। और मध्य प्रदेश की नवीनतम खेल नीति आपकी कब आती है, तो यह आपके वर्ष 2005 में आती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश राज्य एवं खेलकूद विभाग की स्थापना आपकी कब होती है, तो वर्ष 1975 में जो है आपकी इसकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको बता दिए। इसी के साथ हमारा जो करंट अफेयर्स था मध्य प्रदेश का कंप्लीट होता है। चलिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का मध्य प्रदेश का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है कि किस वैश्विक संस्थान ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है या आपकी जारी की है। चार ऑप्शन है, यूनेस्को, WHO, WTO या यूनिसेफ। तो राइट आंसर बनता है यूनेस्को के द्वारा जो है यह रिपोर्ट आपकी लॉन्च की गई है। 2021 की जो है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट है, इसको यूनेस्को के द्वारा लॉन्च आपका किया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास जो है आपकी लॉन्च की है। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का यह जो है आपका तीसरा संस्करण है। इसमें शिक्षकों, शिक्षण और शिक्षा के लिए विषय पर केंद्रित है। तो यहाँ पर जो है पूछ भी सकता है कि यह जो रिपोर्ट जारी की गई है यह किस पर केंद्रित है। तो यह जो है आपकी शिक्षा पर केंद्रित है। साथ ही पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच जो है आपकी 19% है। तो यहाँ से भी संबंधित आपका क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को के द्वारा जारी की गई स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 के तहत पूरे भारत के स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच कितने प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 19%। चलिए यहाँ पर बात आई है यूनेस्को की। तो यूनेस्को से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या बनता है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका यूनेस्को का यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में आपका इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजेलो जो है वर्तमान में इसके प्रमुख है। इसकी जो स्थापना है आपकी कब होती है? 16 नवंबर 1945 को आपकी इसकी स्थापना होती है। और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि यूनेस्को में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या कितनी है या विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या आपकी 40 यानी कि 40 है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपका बन सकता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान में प्रमुख आंद्रे अजेलो। स्थापना 16 नवंबर 1945 और यूनेस्को में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या आपकी 40 है। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, ए और बी दोनों, या विश्व महिला सुरक्षा दिवस। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी यानी कि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और हमारे भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस भी आपका मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है आपकी इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1992 में 1992 में जो है आपकी इसकी जो है आपकी शुरुआत होती है। और इस बार 2021 में इसकी थीम क्या रही? तो एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड जो है आपकी इसकी इस बार की थीम रही। एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड जो है आपकी इस बार की थीम रही है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन की वजह से दुनिया में बहुत सारे लोग सोशल स्टिग्मा, डिमेंशिया, हिस्टेरिया, एंग्जाइटी, आत्महीनता जैसे कई तरह की दिक्कत और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। इन दिक्कतों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है आपका मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को जो है आपका मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी अभी जानते हैं कि जो है कोविड-19 अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, जिसने कि आर्थिक सामाजिक रूप से जो है लोगों को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रभावित किया है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है इन बीमारियों का जो है आपका शिकार है, तो उन्हीं को जो है जागरूक करने के लिए यह दिवस जो है आपका मनाया जाता है। तो हो सकता है कि इस बार एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर अक्टूबर के कुछ प्रमुख दिवस आपको बता देते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए कि अक्टूबर में अभी तक हमने कौन कौन से दिवस देखे हैं। तो 1 अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को तो आप सभी जानते होंगे गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका मनाया जाता है। 3 अक्टूबर की बात करें तो विश्व प्रकृति दिवस, जर्मन एकता दिवस जो है आपका 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या नेशनल टीचर्स डे आपका कब मनाया जाता है, तो यह आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को जो है आपका यहाँ पर क्या मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को
को भारतीय वायुसेना दिवस आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस है या विश्व डाकघर दिवस आपका मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को आपको हाल ही में बताया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस जो है आपका मनाया जाता है। तो यह थे हमारे अक्टूबर के कुछ प्रमुख दिवस जो कि आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनता है, पूरे भारत में जो है आपके पहले स्थान पर रहे हैं, यानी कि भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है? तो मुकेश अंबानी है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 सामने आई है और रिलायंस इंडस्ट्री के एमडी और चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फिर से अपना टॉप स्थान बरकरार रखा है। अंबानी जो है लगातार 14वें साल सबसे धनी भारतीय आपके बन गए हैं। वहीं अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी जो है दूसरे स्थान पर आपके हैं। तो पहले स्थान पर मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर गौतम अडानी। और ये जो रिपोर्ट है किसने जारी की? तो फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जो है ये आपकी रिपोर्ट जारी की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि किसे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए आपका चुना गया? 4 ऑप्शन है, वी गोपाल, अल्ला अर्जुन, प्रभास या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनता है वी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए आपका चुना गया। तो चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो विख्यात तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए आपका चुना गया। इस पुरस्कार के तहत उनका 10,000 रुपये नगद, एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका जो है आपकी भेंट की जाएगी। इसी के साथ हमारा जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है वह भी कंप्लीट होता है। चलिए कल का करंट अफेयर्स का एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, IAASF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस जिले की खिलाड़ी प्रसिद्धि महंत ने सिल्वर मेडल जीता है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में सिटीजन पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल का संबंध किससे है? तो EFIR से जो है आपका इसका संबंध है। इसका नाम है सिटीजन पोर्टल और इसमें आप घर बैठे जो है FIR दर्ज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को अक्टूबर 2021 में FIH यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के द्वारा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? तो राइट आंसर बनता है विवेक सागर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आपका आयोजित हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो है ये आपका आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कलराज मिश्र के द्वारा ये आपकी पुस्तक लिखी गई है। यह जो है वर्तमान में आपके राजस्थान के राज्यपाल है। जगदीश मुखी इनकी बात करें तो यह जो है आपके असम के राज्यपाल है। BD मिश्रा इनकी बात करें तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश के जो है राज्यपाल है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा था कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट आपकी जारी की गई थी। इसी के साथ हमारा आज का जो करंट अफेयर्स है कंप्लीट होता है। आपकी जानकारी के लिए और बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ऑफलाइन बैचेस हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। अगर इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो साथियों यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।